नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की 16 सितंबर की दी हिंदू की एडिटोरियल आर्बिट्ररी एक्सक्लूजनरी की कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में की जाएगी। इससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जितने भी वोकेबलरीज हैं, सब की मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा। दोस्तों, बिना देरी हुए करे हुए चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल आर्बिट्ररी एक्सक्लूजनरी। दोस्तों, सबसे पहले मतलब हमको समझना होगा आर्बिट्ररी का। आर्बिट्ररी होता है मतलब दोस्तों बिना किसी तर्क के या फिर हम कह सकते हैं कि मनमानी तौर से, ठीक है। एक्सक्लूजनरी मतलब होता है किसी ग्रुप को या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को एक पर्टिकुलर चीज़ में पार्ट लेने से रोकना। मतलब मनमाने तरीके से हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप को किसी चीज़ में पार्ट लेने से रोक दिया है। तो ये हो गया इस टाइटल का मतलब, ठीक है। अब अंदर जाते हैं। इवन इफ EWS कोटा इज़ अपहेल्ड, हम कह सकते हैं कि जो EWS कोटा होता है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को EWS कोटा के बारे में नहीं जानकारी होगी, तो मैं बता दूं। EWS कोटा जो होता है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कहते हैं। 7 जनवरी 2019 को, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 2019 को 7 जनवरी को जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री थे उन्होंने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, जिसमें उन्होंने EWS कोटा को इंट्रोड्यूस किया था। आपसे बहुत सारे दोस्त गवर्नमेंट फॉर्म भरते होंगे तो उसमें आपने कैटेगरी वाइज देखा होगा कि उसमें एक EWS कैटेगरी भी लिखी रहती है, जनरल के स्लैश करके। मतलब कि अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो आप EWS से भर सकते हैं। दोस्तों, ये SC ST और OBC कैटेगरी से अलग एक जनरल वालों के लिए कैटेगरी होती है, और डिटेल में इसके बारे में हम जानेंगे इस पैसेज को पढ़ते के थ्रू, ठीक है। तो देखो, अब है एलिजिबिलिटी विल हैव टू बी प्रॉपरली डिफाइंड। मतलब कि हमको दोस्तों एलिजिबिलिटी को प्रॉपरली डिफाइन करने की डिमांड हो रही है। EWS कोटा को बहुत लोग सपोर्ट करें, लेकिन उसकी जो एलिजिबिलिटी है, जिस एलिजिबिलिटी को उसके लिए माना गया है, उसको भी प्रॉपरली डिफाइंड करने की ज़रूरत है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। तो दोस्तों, अभी क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित। अब दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है UU ललित। ये हमारे देश के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। तो अभी इनके एक बेंच बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो लेड कर रहे हैं, UU ललित जो है वो लेड कर रहे हैं इस बेंच को। ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ये एग्जामिन कर रहे हैं, जो EWS कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। उस अमेंडमेंट को इन लोग एग्जामिन कर रहे हैं, विच प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशन इन द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 10% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। जिसमें कि दोस्तों ये सबसे मेन पॉइंट है, एक्सक्लूडिंग मतलब इस रिजर्वेशन में बैकवर्ड क्लासेस मतलब कि OBC कैटेगरी, शेड्यूल कास्टेस मतलब कि SC कैटेगरी, और शेड्यूल ट्राइब्स मतलब कि ST कैटेगरी, ये तीनों ही नहीं हिस्सा ले सकते हैं। मतलब कि ये केवल जनरल वालों के लिए है। जैसा कि आपने सुना होगा कि OBC के लिए 27% रिजर्वेशन मिलता है, फिर उसके बाद आपको शेड्यूल कास्ट के लिए आपका हम कह सकते हैं कि 15% रिजर्वेशन मिलता है, और आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% रिजर्वेशन मिलता है। तो अब उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है उसमें भी 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% कैटेगरी रिजर्वेशन मिलेगा। किस चीज़ में मिलेगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के थ्रू, और गवर्नमेंट जॉब्स में रिक्रूटमेंट के समय उनको कह सकते हैं कि एक तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा। और देखा गया है कि EWS की जो फॉर्म फिलिंग की फ़ीस होती है वो भी जनरल कैटेगरी से कम होती है, और OBC SC ST वगैरह की तो वैसे भी कम होती है, तो इनकी फ़ीस भी कम होती है, इनका कट ऑफ भी जनरल से ज़्यादा मतलब कम जाता है। द बेंच हैज़ फाइनलाइज्ड 3 इशूज़। अब जो बेंच बनी है उन्होंने 3 इशूज़ को फाइनलाइज किया है जो कि वो सुनना चाहते हैं। पहला, वेदर द अमेंडमेंट हैज़ ब्रीच्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। क्या इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक ढांचा है उसको अमेंड कर दिया, उसको ब्रीच किया, उसको किसी तरह से तोड़ा या नुकसान तो नहीं पहुंचाया। परमिटिंग दी स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविज़न, जिसमें कि स्टेट्स को परमिट किया गया है कि आप स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेदर इट डज सो इन रिलेशन टू एडमिशंस टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस क्या होता है दोस्तों, 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक प्राइवेट एडेड जिसको गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है, और दूसरा होता है प्राइवेट अनएडेड जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं मिलता और वो स्टेट प्रोविजंस के अंदर आते हैं। तो क्या स्टेट्स ने उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा तो नहीं किया है। लास्टली, इफ़ द एक्सक्लूजन ऑफ OBC SC ST कम्युनिटीज़ फ्रॉम द स्कोप ऑफ कोटा ट्रैम्पल्स ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, क्या
अगर EWS कैटेगरी से हम OBC, SC और ST कम्युनिटीज़ को निकाल दे रहे हैं, मतलब उनको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, तो क्या ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसके ऊपर ट्रैम्पल मतलब किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के निकल जाना, मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से निकल गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर वैलिड क्वेश्चंस एंड इट कुड बी आर्ग्यूड दैट लेजिस्लेशन ऑफ द रिजर्वेशन 2019 वाज डन हैशली विदाउट ड्यू डिलिजेंस ऑफ द क्राइटेरिया अडॉप्टेड। तो ये एक कहा जाता है कि एक वैलिड क्वेश्चन है, और ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि जो 2019 में जो लॉज बने थे रिजर्वेशन के लिए वो हैस्टली किए गए थे, बहुत जल्दबाजी में किए गए थे, बिना ड्यू डिलीजेंस किए हुए। ड्यू डिलीजेंस मतलब होता है किसी चीज़ को एक प्रॉपर असेसमेंट किए हुए, बिना उसको एग्जामिन किए हुए, बिना उसको ऑडिट किए हुए जो क्राइटेरिया वो रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ से मेन आपको समझना शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल द सेटिंग ऑफ एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 8 लाख एज अ सीलिंग टू डिटरमाइन इफ समवन बिलोंग्स टू EWS। देखो EWS के लिए क्राइटेरिया क्या रखा है कि जिस फैमिली जनरल कैटेगरी में वो फैमिली जिनकी एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, वो इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। जैसा कि आपने OBC में भी सुना होगा, OBC में 27% रिजर्वेशन केवल उन लोगों को मिलता है जिनका फैमिली इनकम जो होता है वो हम कह सकते हैं कि 8 लाख से कम होता है। इसके 8 लाख से ऊपर वाले OBC कैटेगरी जो होते हैं वो क्रीमी लेयर होते हैं और उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है। ठीक, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। इफ़ अवेलेबल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे सच एज NSSO, तो NSSO की रिपोर्ट आती है दोस्तों, हर बार की रिपोर्ट आती है, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे रिपोर्ट इसको कहा जाता है। इसमें इसके रिपोर्ट के अनुसार से जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन हमको मिल जाएगी जो EWS में आने के लिए हकदार होगी। मतलब बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिनकी 8 लाख से इनकम जो है वो कम है। जनरल में हम कह सकते हैं कि 60 to 70% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी इनकम जो होगी वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि कम इनकम वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे पास। तो एक प्रॉब्लमेटिक है, मतलब कि इस क्राइटेरिया को अच्छे से ध्यान में रखा नहीं गया है। अब EWS कैटेगरी एंड नॉट जस्ट द ट्रूली रिजर्विंग सेक्शंस ऑफ द पुअर, ठीक है। वही बात है, ठीक है दोस्तों। अब गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी सबमिटेड दैट दिस सीलिंग वाज रीजनेबल, लेकिन वहीं पे एक दूसरी गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी ने ये सबमिट किया कि भैया ये सीलिंग रीजनेबल है, ये सीलिंग जो है, ये जो लिमिट रखी गई है, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी गई है, वो रीजनेबल है, बट इट कुड नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन हाउ द इनकम क्राइटेरिया वॉज मोर स्ट्रिंजेंट देन द वन फॉर द OBC क्रीमी लेयर। मतलब कि OBC क्रीमी लेयर में भी जैसा आपने बताया कि वही 8 लाख की फैमिली इनकम वाला रूल होता है, इसमें भी इसके अगर 8 लाख से ऊपर की ग्रेटर देन 8 लाख वाला फैमिली होती है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाती है। तो ऑल्सो द 8 लाख फिगर डिड नॉट करस्पॉन्ड टू एनी डाटा ऑन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ EWS पर्सन इन द पॉपुलेशन विच इनकम रिलेटेड टू इट। मतलब कि एक तरीके से ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे ये कहना गया है कि जब EWS कैटेगरी को बनाने की कोशिश की गई थी तो उस समय प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया गया था कि कितनी % पॉपुलेशन जो है वो इस जनरल कैटेगरी में फॉल कर जाएगी, कितने % को हमको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मतलब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और EWS में अगर इस क्राइटेरिया में रखा गया तो लगभग सभी लोग EWS में फॉल कर जाएंगे, ठीक है। तो यही थोड़ा बहुत इशूज़ है। अब दोस्तों आगे क्या है, पेटिशनर्स हैव आल्सो आर्ग्यूड दैट द नेट इफेक्ट ऑफ द एक्सक्लूजन of backward class and SC/ST aspirants from the EWS has been that they are not denied an opportunity to compete in the general category to the extent of 10% इफेक्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेटिशनर्स का ये कहना है कि भैया आपने हमको अपना रिजर्वेशन तो दे दिया है, लेकिन आपने क्या किया कि जो हमारे अलावा जो जनरल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन हो रहा है, मतलब जो नॉर्मल रिजर्वेशन के अलावा जितने भी बचे सीट्स हैं उसमें भी हमको 10% में कॉम्पिटिशन ही नहीं मिल रहा। मतलब 10% जो है वो केवल उनके लिए फ़िक्स कर दिया जाए, तो उस 10% में भी हमको डालो। मतलब मोटा मोटा तौर पे ये कहना है कि वो जो 10% जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है, तो पेटिशनर्स का ये कहना है कि उस 10% में SC और ST को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन में वो पीछे हो जा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों ये एक वैलिड आर्गूमेंट है, ये कहा जा रहा है कि एक वैलिड आर्गूमेंट है। इवन इफ द कोर्ट एग्रीज टू मेंटेन दैट रिजर्वेशन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन इकोनॉमिक बेसिस, कोर्ट भले ही ये एग्री कर सकता है कि भैया हमको इकोनॉमिक बेसिस में ही रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, इनकम के बेसिस में ही रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। समवन दैट हैज़ बीन एक्सप्लिसिटली डिनाइड सो फार विद ओनली सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस बीइंग मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रेटेड इन सेवरल जजमेंट्स। मतलब किसी चीज़ को हम केवल इकोनॉमिक और बैकवर्ड सेक्शंस के बेसिस में ही हम लोग उनको रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, हमको इकोनॉमिक बेसिस पे देखना पड़ता है। एक्सक्लूडिंग पीपल ऑफ सर्टन कम्युनिटीज़ फ्रॉम दिस बेनिफिट डिस्पाइट देयर बिलोंगिंग टू EWS इंडिया। बहुत सारे पीपल जो है वो EWS में आ जा रहे हैं, मतलब SC/ST के बहुत सारे पीपल जो है EWS में लाई करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है, ठीक है। तो एक तरीके से उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, एक तरीके से उनको ध्यान में नहीं रख के ये लॉ बना दिया गया है। तो इन
हम कह सकते हैं कि इन रिसेंट रिक्रूटमेंट एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी एंड जेई मार्क्स कट ऑफ, जो अभी अभी यूपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ और जेई ये जानते हैं कि आप आईआईटी वाला एग्ज़ाम होता है, इसका जो कट ऑफ है इसमें ईडब्ल्यूएस का जनरली जनरल से भी कम जाता है, और यहाँ पे देखा गया है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो ओबीसी के से भी नीचे गया है। मतलब ईडब्ल्यूएस जो है उसका कट ऑफ जो है वो दोस्तों ओबीसी के भी नीचे गया है, ठीक है। इन एसेंस इवन इनकम क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैज टू बी बेसिस, मतलब ओवरऑल इन एसेंस अगर हम इन रिजल्ट के तौर पे ये कहें कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वही बेसिस होना चाहिए रिजर्वेशन रखने का। इट में शराइव क्लियरली डिटरमाइंड फिगर फॉर द लिमिट अनलाइक द एडलिगर फिगर, तो हमको एक प्रॉपरली डिफाइंड लिमिट, एक प्रॉपर वैलिड लिमिट तक हमको पहुंचना पड़ेगा, जो कि क्लियरली ये 8 लाख तो बिल्कुल नहीं है। एंड ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट शुड बी एलिजिबल टू अवेल ऑफ रिजर्वेशन अंडर दिस कैटेगरी। और दोस्तों ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि भैया जितनी भी कैटेगरी हैं उनको इस 10% में ले आओ, SC ST OBC सबको इस 10% में ले आओ, तुम केवल जनरल वालों के ऐसा नहीं रख सकते। तो ये दोस्तों आज का एडिटोरियल था, होप कि आपको ये समझ आया होगा। और आपकी क्या व्यूज़ हैं इस EWS कैटेगरी में, क्या SC ST वालों को भी लाना चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालिए, और दोस्तों मैं सबके कमेंट्स को एनालाइज करूँगा। थैंक यू दोस्तों।